और सुलगता सवाल जो खड़ा हुआ है कि कौन बताएगा कि कब जाएं काम पर। प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसमें बातें रखी गई कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। 17 तारीख तक ये लॉकडाउन है, ये वाला जो तीसरा चरण है। तीसरे चरण में ही हमने देखा कि कई जगह कई चीज़ें खुल गई हैं, कई दुकानें खुल गई हैं, कई फैक्ट्रियां खुल गई हैं, कई दफ्तर खुल गए हैं, आगे धीरे धीरे खुल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने को कहा गया है, मास्क पहनने को कहा गया है, लेकिन कई काम जो है वो खुल रहे हैं। राजस्थान में जैसे मसलन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई पास की भी ज़रूरत नहीं है। अब हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर राज्य के हर ज़िले में, हर ज़िले के हर शहर, हर गांव में अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। कई जगह कुछ ज़्यादा खुला है, कई जगह कुछ कम खुला है। रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है। लेकिन सवाल सबके मन में अब यह है कि भाई हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम दुकान चलाते हैं, चाहे हम दुकान पर काम करते हैं, चाहे हम फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे हम घरों में काम करते हैं, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि काम पर कब जाना है? जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी से गौरव भाटिया साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हैं। कांग्रेस की सरकारें हैं कई जगह, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, जेडीयू की सरकार है बीजेपी के साथ बिहार में, और बीजेपी की केंद्र में सरकार है, और भी कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। तो गौरव जी, ये प्रधानमंत्री ने कहा गांव तक कोरोना ना पहुंचे, और सीएम से बातचीत चल रही है, सीएम बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, आर्थिक चक्का कैसे घूमे, इस पर बातचीत हो रही है। यानी काम पर कैसे जाना है, आगे कैसे जीना है कोरोना के साथ, उस पर बातचीत हो रही है। तो अब ये आम आदमी को कौन बताएगा कि कब जाना है काम पर? क्या केंद्र सरकार का ही इंतजार करना है? देखिए किशोर जी, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ संघीय ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, और आज 5वीं बैठक थी जी जी। और सुझाव लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्रियों से। ठीक। एक बड़ा जो है स्केच बनाया जाता है, क्या आगे नीति रहेगी ये केंद्र तय करता है। हम्म। और ये तभी तय होती है जब प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात होती है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी-अपनी ज़रूरतें होती हैं। और जी इसीलिए शायद आज हम लोग बाकी जो देश हैं, उससे बेहतर कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हम श्रमिकों को, जिनको अपने घर पहुँचना है और आवश्यक है, उनके घर उन्हें पहुँचा दें। और उसके बाद जैसे-जैसे समय अनुसार स्थिति बेहतर होगी, तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की हो, हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो जीवन है वो सामान्य हो, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर हो। नहीं, लेकिन जो जीवन तो सामान्य अब इन्हीं दायरों में रहकर होगा, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन कई काम शुरू हो चुके हैं, कई काम होने हैं। तो अब ये बताएगा कौन? क्या मेरा सवाल सीधा है कि भाई ये केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा होगी, उसका इंतजार किया जाए, या राज्य सरकारों की तरफ से बताया जाएगा? क्योंकि अब तो राज्य सरकारों में भी कई जिलों में डीएम बता रहे हैं, कई राज्य सरकार बता रही है, और यहां तक शहरों में कई आरडब्ल्यूए को बोल दिया गया कि आप बता दीजिए कौन काम पे जाएगा। तो ये कौन बताएगा? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा किशोर जी, देखिए जो पूरे देश के लिए प्लान है वो केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है। उसमें काफ़ी क्षेत्र अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी होता है। वो हाँ। जो लोकल क्षेत्र है उसके हिसाब से कुछ अनुमति दे सकता है या कुछ और रोक लगाई जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी पूरे देश की जहाँ तक बात करें, तो एक व्यापक प्लान जो है वो केंद्र सरकार ही देती है, और उचित समय आने पे सभी प्रदेशों से बातचीत करने के बाद कब तक ये रोक चलेगी, क्या-क्या चीज़ें हटाई जा सकती हैं, ये तय हो जाएगा। लेकिन अभी कहना कुछ जल्दबाज़ी होगी। ठीक है। तो लेकिन बताए, ये मोटे तौर पर तो केंद्र ही बताएगा फिर राघव। तो मोटे तौर पर तो केंद्र सरकार ही बताएगी। दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद करें? जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली सरकार क्या बताएगी? देखिए अभी तक जो देखा गया है बीते 45-50 दिन में वो यही देखा गया है कि केंद्र सरकार की जो नीति है, वो राज्यों से संवाद करने के बाद उसे फाइनल किया जी। जाता है और राज्यों के इनपुट्स भी लिए जाते हैं और उसके बाद वो नीति तमाम राज्य और केंद्र मिलके लागू करता है।
मुझे लगता है आज की जो बैठक है, अभी हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है कि उस बैठक में क्या चर्चा चल रही है और क्या नतीजा निकलेगा। मुझे लगता है बैठक समाप्त होगी तो विस्तार से जान पड़ेगा कि क्या तमाम मुख्यमंत्रियों ने बात रखी। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि तमाम मुख्यमंत्रियों का और यहाँ तक कि केंद्र सरकार का भी अब जो मत है वो यही है कि आर्थिक चक्का घुमाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और लोगों के रोजगार के लिए अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और यानी धीरे-धीरे कि काम पे अब जाना हमें होगा, यानी कि काम पे जाना होगा। काम पे जाना होगा, धीरे-धीरे दुकानें और रोजगार और उद्योग खोलने होंगे, दफ्तर खोलने होंगे क्योंकि लॉकडाउन अंतहीन नहीं है। ये जी, लॉकडाउन जी। केवल उतने ही समय के लिए लागू होता है और हर देश में इसी प्रकार से चल रहा है कि लॉकडाउन लागू हुआ, आपने कोरोना के स्प्रेड को थोड़े समय के लिए टाल दिया ताकि आप उतने समय में अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम वेंटिलेटर, डॉक्टर, अस्पताल की व्यवस्था बना लें। और जब तमाम राज्यों ने और खास करके दिल्ली ने इस प्रकार की व्यवस्था बना ली है, मैं दिल्ली की बात कर सकता हूँ, तो अब धीरे-धीरे तो लॉकडाउन आप को कह रहे हैं कि समाप्ति अब की ओर वक्त आ गया बढ़ना है, अब वक्त आ गया है कि बस अब दिशा निर्देश आ जाए और काम पर निकला जाए। कई लोग काम सोच पर जी, जी, कई सोच लोग काम पर समझ निकल के चुके हैं ना राघव? जी, सोच समझ के धीरे-धीरे इलाके वाइज़, क्षेत्र वाइज़ नीतिगत फैसले लेने होंगे। ऐसा जी, नहीं जी, कर जी। सकते कि आप कल सुबह उठें और बोलें कि सब कुछ खुल गया, जीवन समानता हो गया। फिर तो जो बीते 45-50 दिन की हमारी तपस्या है, वो भंग हो जाएगी। वो सारा हाँ, न फल-विफल हो जाएगा। धीरे-धीरे इलाके वाइज़ आपको ये निर्णय लेना होगा, राज्य सरकारों को लेना होगा। दिल्ली के विषय में मैं एक चीज़ खास रखना आप चाहूँगा। कह रहे हैं राज्य सरकारों को दिल्ली लेना होगा? नहीं मतलब वही वही कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब ठीक है चलो केंद्र सरकार एक देखिए, बड़ा केंद्र ब्रॉड सरकार पिक्चर तो देगी, फिर नीति उसके देता बाद है। तो राज्य सरकार को ही लेना केंद्र होगा। सरकार केंद्र सरकार तो एक बड़ी नीति देता है ठीक और है। अन्य राज्यों को वो नीति लागू करनी होती है और उस नीति में फेरबदल अभी तक देखा गया कि फेरबदल करने के थोड़ा बहुत गुंजाइश दी जाती है। जो अभी सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि शायद केंद्र अब ये सारा दारोमदार राज्यों को सौंपना चाहता है और पूर्णतः राज्यों पर ये जिम्मेदारी देने का प्रयास केंद्र द्वारा भी किया जा रहा है। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा दिल्ली के विषय में। देखिए हाँ। कहाँ चूक हुई। केंद्र ने एक नीतिगत फैसला लिया कि पूरे देश को हम जिलों में बांट देते हैं। कौन सा लाल रंग का जिला, कौन सा हरे रंग का ग्रीन है जिला कोई हमने और है। हाँ, जिलों में ठीक है। बांट दिया। हाँ। अब आपने दिल्ली को भी जिले में बांट दिया। दिल्ली तो छोटा सा शहर है। कुल 11 जिले दिल्ली में आते हैं। दिल्ली को आप जिले के स्तर पे नहीं बांट सकते हैं। दिल्ली को अगर आप वार्ड स्तर पे बांटे तो वो या तो विधानसभा स्तर पे बांटे तो समझ में आता है। इसीलिए ये चीजें आपको राज्य को कहीं ना कहीं देनी पड़ेंगी ताकि तो राज्य राज्य अपने अब स्तर जैसे पे ना फैसला ले। जैसे जैसे अगर राजस्थान में जी जी बिल्कुल मैं समझा आपकी बात। राजस्थान में अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल गया। वो दिख रहा है वहां पे भवानी खड़े हुए हैं जयपुर में। भवानी यहाँ तो पीछे आपके ट्रैफिक भी बड़ा नॉर्मल सा दिख रहा है। देखिए किशोर, हम जिस जगह पर खड़े हैं वो पॉश लोकेशन है जयपुर की और यहाँ पर अभी पुलिस आई है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी लेकिन पुलिस ने यहाँ पर, क्योंकि अब 7 बजे का टाइम है, पुलिस ने मूवमेंट शुरू कर दिया जिससे कि अभी जल्दी दुकानें बंद कराई जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ी एक ग्राउंड सरकार क्या तय करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन मायने ये भी रखता है कि लोग क्या चाहते हैं, जो दुकानें खोलने वाले दुकानदार क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, उनकी ओपिनियन भी जरूर ली जानी चाहिए। हमारे साथ दुकानदार हैं। आप बताएं सर, जो सरकार ने किया 7 बजे से 7 बजे तक खुला रखेंगे, ये ठीक है या फिर क्या करना चाहिए? नहीं सर, ये टाइम सही है। एक्चुअल में क्या है, शाम जैसे जैसे बढ़ती जाती है भीड़ इकट्ठी होती जाती है। अभी आप देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही है। अभी इसी पहले आप 1-1.5 घंटे पहले देखते, 2 घंटे पहले देखते तो कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। और 7 से 7 रात को खुला रहेगा तो क्या दिक्कत है? फिर तब तो 2 घंटे तो बचे हैं। फिर अगर 10 बजे तक सर और भीड़ बढ़ जाएगी और लोग पास आएंगे। सर आप ये भी देखो, लोग पास आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, लोग हाँ, तो पास आ रहे हैं। नहीं तो किशोर, भवानी एक बात मैं मतलब कहना ये है चाहूंगा कि लोकल लेवल ये तो पे मैं मार्केट की बात हर बता हिसाब रहा से हूं। हर हिसाब से तय हो रहा है ना लोकल लेवल पे। अब जैसे यहाँ के आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की सिचुएशन कैसी है, जैसा राघव ने कहा भाई दिल्ली को जिलों में नहीं बांटा जा सकता। अब सापरा साहब, आपके भी पार्टी की कई राज्यों में सरकारें हैं, महाराष्ट्र में भी आप साथ में हैं सरकार में। अब ये तो राज्य सरकारों का इंतजार करें, वो बताएंगे, डीएम लेवल पर बताएंगे, शहर में कौन बताएगा? ये किस पर नजर रखनी है? काम पर तो जाना है, वो साफ दिख रहा है। अब देखिए किशोर जी, एक बड़ा नीतिगत निर्णय जो है वो चाहे केंद्र की सरकार कर ले, लेकिन बाकी के जो निर्णय हैं वो तो राज्य की सरकारों को या डीएम को या उसके नीचे तहसीलदारों को ही करने हैं। यानी टॉप टू बॉटम ये नहीं चल पाएगा। ये हमने पिछले 45 दिनों में देख लिया है। हमको बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा।
मतलब आप कह रहे हैं कि मेरी बात- नीचे, आप कह रहे हैं कि तहसीलदार लेवल पर और नीचे लोकल लेवल पर जो फैसला हो उसको फिर ऊपर से उस पे उसके हिसाब से ऊपर की नीति बने, ना कि ऊपर की नीति यानी केंद्र सरकार की नीति के हिसाब से वो चले। नीचे के लोगों को पता है कि वहां के स्थानीय लोगों की क्या जरूरत है। देखिए आज हम ये श्रमिक लोगों के इसमें क्यों फेल हुआ है पूरा देश, क्यों हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट जगह जगह पर घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तमाम सारे दृश्य क्यों नजर आ रहे हैं हमको? इसलिए क्योंकि हमने पहले एक जो लॉकडाउन किया वो प्लान नहीं था, फिर हमने नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी जो बनानी चाहिए थी, जब हमको पता था कि इतना 40 लाख हमारा वर्कर जो है या उससे भी ज्यादा वो माइग्रेंट लेबर है, तो वो यहाँ वहां जाएगा, अपने गांव जाना चाहेगा, उसके ऊपर जब हम नहीं क्या पता, नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदाजा नहीं था, ऐसे लग रहा है जैसे अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इधर उधर जाना चाहेंगे। किशोर जी अंदाजे की बात नहीं है। देखिए अगर सरकारों का अंदाजा फेल होने लगा तो दृश्य वही नजर आएंगे ना, जिस तरह से हम देक रहे हैं कि गरीब लोग रास्ते पर बैठे हैं, चल के जा रहे हैं 700 किलोमीटर। तो ये सरकारों का अंदाजा फेल हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकारों मैं कह रहा हूं कि नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी एक पहले ही बन जानी चाहिए थी। पहली मीटिंग जो, अच्छा वो अब हो गया ना, वो नहीं बनी, वो नहीं बनी। अब हम देख रहे हैं अब आगे क्या, आगे कौन बताएगा? मैं देखिए आगे अब ये क्या है, ये रोज कोई ना कोई नियम बदल रहे हो रहे। जैसे एमएचए ने 2 तारीख को एक नियम निकाला कि खाली बसों से माइग्रेंट लेबर जाएगा, लेकिन फिर 3 तारीख को बदल दिया, ट्रेनें चालू कर दी है। तो ये रोज कुछ ना कुछ नियम जो बदली हो रही है। भाई नियम देखने के बाद ही तो बदल रहे हैं ना कि भाई क्या हो रहा है ग्राउंड पे। तो या तो ऐसा हो कि ग्राउंड रियलिटी भाई, नहीं तो ऐसा हो कि ग्राउंड रियलिटी देख के भी नियम ना बदलें, वो तो गलत कहा जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देख के नियम बदल रहे हैं तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। किशोर जी पहले टॉप टू बॉटम आते रहे ना, अब हम बॉटम टू टॉप जाने लगे हैं, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा था। तो अब कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने पड़ रहे हैं। यही हम अगर पहले बॉटम टू टॉप चले जाते, हम नीचे से राजीव रंजन जी पॉलिसी बना लेते, तो क्योंकि राजीव रंजन जी का राज्य जो है वो काफी प्रभावित रहा है इस पूरे माइग्रेशन के इशू से। राजीव रंजन जी, ये प्लानिंग में कमी रही है, वो तो दिख रहा है प्लानिंग में, मतलब या ये क्या अंदाजा नहीं रहा कि इतनी जरूरत पड़ेगी लोगों के माइग्रेशन की? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये एक अप्रत्याशित स्थिति थी और देश इसके लिए तैयार नहीं था। अब इस पर दलीलें अपने तरीके से लोग देते रहेंगे, हाँ ठीक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से कई सवालों के समाधान ढूंढे गए। हमारे यहाँ जो भी ग्रीन जोन के जिले थे उनको ऑरेंज जोन में बनाए रखने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं जो प्रवासियों का प्रबंधन है उसमें ऐसा लगा कि इन जिलों में जो आएंगे उसके बाद संक्रमण के दायरे का तो तय राज्य सरकार को करना चाहिए। आप भी कहेंगे तय राज्य सरकार को करना चाहिए, आप भी कहेंगे तय सरकार ने ये निर्णय लिया। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक निर्धारित जो गाइडलाइंस जो दिए गए हैं, जहां जो गाइडलाइंस पूरी तरह से सेंटर के राज्यों को मानने के लिए कहे गए हैं वो मानना है, लेकिन कई जगहों पर गुंजाइश भी है और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में कई तरह की गाइडलाइंस के हिसाब से बदलाव हो रहा है। हेल्थ प्रोटोकॉल है, वो निश्चित तौर पर भारत सरकार को तय करना है और उसके हिसाब से राज्यों में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसका रास्ता निकालना है। मुझे लगता है प्रवासी प्रबंधन केवल अफरा तफरी और बयानों के जरिए इसका समाधान नहीं है। एक बेहतर रोडमैप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के तमाम राज्यों को बार बार अवसर दिया है। ये 5वीं बार नहीं, सापरा साहब कह रहे हैं एक माइग्रेशन पॉलिसी होती, सापरा साहब कह रहे हैं एक माइग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी। जल्द से जल्द लाए जाने का सवाल हो, चाहे उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल हो, राज्य के अंदर जो गौरव क्षमता को लेकर के सवाल है, ये तमाम सवाल हल हो रहे हैं। गौरव, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी होती तो ये सब नहीं होता। मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए वो जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं ना किशोर जी कि टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप होना चाहिए, तो वो कांग्रेस की बात करते हैं और वो कहते हैं हमारा देश फेल हो गया है। मैं समझता हूं ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये आंकड़े कुछ बड़े महत्वपूर्ण हैं जो मैं दर्शकों से बांटना चाहूंगा। अमेरिका की जो जनसंख्या है 30-35 करोड़ के आसपास है, 1/4 है भारत की। वहां पे जो मामले आए हैं करीब 13.5 लाख हैं। जो मौत हुई है वो 80,000 के आसपास हुई है। किशोर जी, हमारे देश को गर्व होना चाहिए किस तरह से 130 करोड़ जो कोरोना, बीच में ना बोले, चुप करा लीजिए प्लीज। इन लोगों की आदत है
या तो पहले आप उन्हें बुलवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल बीच में ना बोले, बस मैं इतनी विनती करूं। एक मिनट छापरा जी, सवाल वो उस सवाल पर भी आते हैं। जी गौरव, वो छापरा जी का कहना और मेरा भी ये कहना कि सवाल ये कि वो नहीं कि हमारा देश कैसे लड़ा है, वो तो लड़ा है, दिखा है, और अमेरिका के मुकाबले बेहतर है। कोरोना के जो फैलाव हुआ है वो बहुत कम है अमेरिका के मुकाबले, वो बात सही है। लेकिन माइग्रेशन का जो इशू है, माइग्रेशन के इशू पर हमारा अंदाजा नहीं था। नहीं, मैं उसमें भी उत्तर देता हूं। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी कि श्रमिकों को पहले जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उनकी जान की हिफाजत करें, ये हमारी प्राथमिकता थी, और इसीलिए उस वक्त ट्रेन और बसेस बंद की गई। हमने देखा बांद्रा स्टेशन में महाराष्ट्र में क्या हुआ। उसके बाद ट्रेन चलाई गई है, और ट्रेन चलाई गई है बड़ी जिम्मेदारी से चलाई जा रही है, जिसके दो मुख्य पर्पस हैं। पहला कि जो यात्री हो उसकी जान की हिफाजत तब भी होती रहे, उसकी जान पे खतरा ना बढ़े, और देश के लिए कोरोना का ये जो महासंकट है ये फैले ना। दूसरी बात, वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, जिसके लिए केंद्र 85% और राज्य सरकारें 15% दे रही हैं। आज एक वीडियो आ रहा था किशोर जी, कांग्रेस के वर्कर्स जो श्रमिक ट्रेन में बैठे उनको एक पर्चा दे रही हैं कि आपका टिकट जो है वो सोनिया गांधी दे रही हैं। अगर 85% केंद्र दे रहा है, 15% प्रदेश सरकार दे रही है, तो सोनिया गांधी रुपया दे रही है, ये कहां से आता है? श्रमिकों के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। आप जानिए, किशोर जी, खाने की व्यवस्था करना, करीब 60 करोड़ ऐसे गरीब और श्रमिक हैं जिनके ये कांग्रेस बीजेपी। देखिए, नहीं गौरव जी, आपकी बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए छापरा साहब, क्या नहीं हमारा सवाल ओरिजिनल क्या है? सवाल ये है कि भाई कौन बताएगा कब जाए काम पर? अगर सोनिया गांधी ट्रेन का किराया दे रही है, जो भी ट्रेन का किराया दे रहा है, क्या सोनिया गांधी बताएंगी कौन जाएगा काम पर? छापरा जी, मेरा सीधा सवाल है। नहीं किशोर जी, देखिए, इन्होंने एक बात की, मैं उसका उत्तर पहले दे देता हूं। इन्होंने कहा कि पहले उनकी जान की हिफाजत करना जरूरी था। मुझे ये बताइए कि जब देश के अंदर 500 केस थे मात्र, तभी ये माइग्रेशन पॉलिसी होती तो ये बेचारे श्रमिक लोग। अच्छा, वो चलिए, वो मैं छापरा साहब आप कह रहे हैं कि ये सब हम इसलिए हुआ क्योंकि माइग्रेशन पॉलिसी नहीं थी। मैं बात समझ गया आपकी, लेकिन सवाल ये है, इस वक्त सवाल ये है कि आगे कौन बताएगा? खतरा था किशोर जी। अरे आप मेरी बात सुनिए छापरा साहब। मैं 1 मिनट उत्तर दे दूं। जी गौरव बोलें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है किशोर जी। अब फिर से इनको चुप करा लीजिए प्लीज। किशोर जी, देखिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह फैसला केंद्र सरकार करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बार बार संवाद किया है, बातचीत करी है, और कुछ जिम्मेदारियां प्रदेश की सरकारों को, डीएम को दी जाती हैं। लेकिन पूरे देश के लिए क्या परिप्रेक्ष्य होगा, क्या फैसला होगा, ये तो केंद्र सरकार करेगी। सरकार थोड़ी चला सकती है, केंद्र के रेल मंत्रालय ने चलानी है भाई। अब लीजिए, अब देखिए, महाराष्ट्र में 22,000 केसेस है, सबसे ज्यादा। अब मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगा। नहीं, अब देखिए, वो केसेस तो अलग अलग जगह अलग, वो मैं केसेस की बात नहीं हो रही अभी। तो देखिए, आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई ठीक है, इधर केस है, उधर केस है, उधर पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, भैया हमें बताइए, और कौन बताएगा कि कब जाना है काम पर? वो मेन मुद्दा वो है। भेज देते आप 66,000 में भेज रहे हो, खतरा कम है क्या? नहीं, बात खतरा, देखिए छापरा साहब, वो दिख रहा है कि खतरा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि काम पर जाना है। मैं अजीत के पास चलता हूं लखनऊ में देखिए ट्रैफिक पूरा, मुझे तो सड़क पे पूरा प्रॉपर ट्रैफिक दिख रहा है। अजीत, तो क्या लखनऊ काफी हद तक काम पर निकल पड़ा? देखिए बिल्कुल किशोर, लखनऊ रेड जोन में है, 11 हॉट स्पॉट है, और सबसे बड़े 1090 महीना ओमन लाइन पर आप चौराहे पर खड़े, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो उनको जरूर चेक कर रही है। तो उन चेक, आप सड़क देख सकते हैं कि लगातार आपको लगेगा कि क्योंकि 30% लोग ऐसे हैं जो अब सड़कों पर आ चुके हैं, पुलिस केवल उन्हें रोकती है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। गाड़ी लगातार, जो आप सड़कों पर नज़ारा देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ जो जांच कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। आप देखिए, सब लोग जा रहे हैं। हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। किशोर, आप बताइए कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग लगातार जाँच कर रहे हैं, किस तरीके से लोग रहे हैं? अब तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है। टोपी लगा लीजिए, बताइए। संदिग्ध लोगों को चेक किया जा रहा है, और जो भी जिसके पास है उनको बताया जा रहा है कि देख करके कि छोड़ा जा रहा है। और बाकी लोग तो भीड़ बहुत आ गई सड़क पर, तो कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि पहले लोग कम आ रहे थे, अब पूरी की पूरी सड़क खुल गई है।
अब लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग देखा जा रहा है और लोगों को चेक किया जा रहा है कि अनायास जो संदिग्ध लोग हैं ना घूमने पाएँ, तो ऐसे लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, लेकिन वही है अजीत कि अब काम पे तो चलना पड़ेगा, वो दिख रहा है। राघव देखिए, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अब ये बात तो है कि काम पे तो चलना पड़ेगा। अब सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत है, ये क्लैरिटी मिल जाए ना कि भाई आगे का रोड मैप क्या है। सापरा साहब कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई पहले ये हुआ, माइग्रेशन पॉलिसी नहीं थी, ये नहीं था, अब बॉटम अप हो रहा है, अब नीचे से पूछा जा रहा है, तब जाके पॉलिसी सही बनेगी। आप इससे सहमत हैं राघव? देखिए, स्थिति जो है किशोर जी बड़ी डायनामिक है, रोज बदल रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं तमाम सरकारें ये जो बदलती स्थिति है इससे भी जूझने का प्रयास कर रही हैं। और मुझे लगता है 17 तारीख के बाद किस प्रकार से ये लॉकडाउन को समाप्त किया जाएगा और कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा जीवन सामान्य होगा, उसका रोड मैप आज की अहम चर्चा जो प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच हो रही है उसके मंथन से अवश्य निकलेगा। लेकिन एक चीज यदि आप मुझे 30 सेकंड्स दें तो एक लगातार झूठ काफी दिनों से तमाम राजनीतिक दल बोल रहे हैं। एक राजनीतिक दल बोलता है कि भाई 85% जो ट्रेन का खर्चा है वो हमारी केंद्र सरकार दे रही है। दूसरा राजनीतिक दल कहता है जी मेरे नेता कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपको टिकट खरीद कर दिए। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये 85%, ये कहना कि 85% जो खर्चा है टिकट का भाड़ा है वो भारतीय रेल दे रही है या केंद्र सरकार दे रही है, ये सरासर झूठ है। ये खर्चा जो है ये नोशनल सब्सिडी है जो केवल बैलेंस शीट पे नजर आता है। कभी भी आज तक इस 85% का टिकट में आज तक चाहे कोरोना हो या ना हो नजर नहीं आया। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ऊपर से केंद्र सरकार ने 50 रुपए का कोरोना सरचार्ज भी इन श्रमिकों की ट्रेन की टिकट पर लगा दिया है। मुंबई से गोरखपुर आप कोरोना से पहले वाले दौर में 690 रुपए में जाते थे, आज वो टिकट आपको 740 रुपए की मिल रही है। केरल से झारखंड आप 800 रुपए में जाया करते थे, आज 850 की टिकट मिल रही है। नासिक से भोपाल आप 300 रुपए में जाया करते थे, आज वो टिकट 350 की मिल रही है। मैं चाहूंगा आपका चैनल भी इस पे खुलासा करे। 50 रुपए का कोरोना सेस केंद्र सरकार गौरव से जवाब ले लेते हैं, गौरव से जवाब ले लेते हैं। राघव गौरव से जवाब ले लेते हैं। जी गौरव, सुन लीजिए, बस आप उनसे जवाब ले लीजिए। लेकिन 85% जो है ये डेप्रिसिएशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो केवल बैलेंस शीट पे नजर आता है, आज तक कभी किसी भी ट्रैवलर से वसूला नहीं गया। तो ये कहना कि केंद्र सरकार 85% लोगों से नहीं वसूल रही है और माफी दे रही है ट्रेन के किराए में, इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे राजनीति हो कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार क्या कर रही हैं, क्योंकि ये पूरा एक देश जो है वो एकजुट हो रखा है। लेकिन मैं भी आपके राष्ट्रीय चैनल पे एक बार डंके की चोट पे कहता हूं, अगर झूठ कोई बोल रहा है इस वक्त तो वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी श्रमिक है उससे कोई किराया वसूला नहीं जा रहा है। और जो टिकट दिखाई भी गई थी सोशल मीडिया में शुरू में, कुछ कांग्रेस शासित राज्य थे जहां गलत वसूला गया, क्योंकि ये जिम्मेदारी ट्रेन चलाने की जो श्रमिक हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको टिकट मिल जाए, ये जो है प्रदेश सरकारों नहीं। पर वो तो कई गुजरात से भी आए, गुजरात से जो यूपी पहुंचे उन्होंने बोला हमसे पैसे लिए गए थे। तो इसीलिए किशोर जी, जहां पे भी अगर श्रमिकों से रुपया लिया गया है तो वो गलत था और उसका सुधार करते हुए फिर बीच में बोल रहे। किशोर जी ये है क्या, आप बताइए, इस तरह से बीच में बोलना क्या अच्छा लगता है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मेरी बात भी दर्शक सुन ले। आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जहां जहां पैसा लिया गया वो अपवाद था। बिल्कुल कह रहा हूं मैं, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैंने इसीलिए जिक्र किया, किसी भी श्रमिक को कोई रुपया नहीं देना है। अगर टिकट इशू किए जा रहे हैं तो वो इसलिए है कि पता रहे कि कितने टिकट इशू हुए हैं, उसके किराए का जो खर्चा है वो उठाएगी 85% केंद्र सरकार, 15% प्रदेश की सरकार। और सोनिया गांधी हजारों करोड़ रुपया कैसे देंगी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये फिर से 1 2 का 4, 4 2 का 1 है। और मैं आपके कह दूं, मैं अभी भूला नहीं हूं, मैं राजनीति नहीं, पर आप क्या नहीं, पर गौरव ये तो दिखा ना, टीवी में भी दिखा, लोगों से बात की तब भी दिखा कि लोग कह रहे थे भाई टिकट के पैसे तो लिए हैं। और कई लोगों ने ये भी कहा कि टिकट के पैसे नहीं लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबने बोला, लेकिन ऐसा हुआ है। किशोर जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक रूल था, एक प्रिंसिपल था, केंद्र की सरकार ने साझा किया, श्रमिकों से 1 रुपया भी नहीं लेना था। अगर किसी ने लिया
तो वो एक अपवाद है और उसको सही किया गया, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की अकेले नहीं है, प्रदेश की सरकारों की भी है। और हमने देखा दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के साथ क्या किया मैं था। आपसे बात कर जो सकता हूं? दिल्ली जी। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्या मैं अपनी बात था, रख उस सकता पर हूं? 2-2.5 लाख श्रमिक पहुंच गए थे, क्योंकि किशोर जी, मुझे मौका दें। मैं आ रहा हूँ राघव, आपके पास आ रहा हूँ। राघव अभी हम भूले नहीं है अभी। जी राघव आपके पास भी आ रहा हूँ। सापरा साहब जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा राघव। सापरा साहब, ये मुझे बताइए कि गौरव तो साफ कह रहे हैं कि 1-2 जगह लिया गया, वो अपवाद है। आपने किसके पैसे दे दिए? किशोर जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है, जो झूठ कह रही है, 85% जो ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप 100% सब्सिडी दे देते। क्या नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच का सीना नहीं है? क्या वो अपने श्रमिकों के लिए 100% सब्सिडी नहीं दे सकते थे? क्यों आपने वो नोटिस निकाला? आपने वो नोटिस निकाला? नहीं, मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं आपने टिकट के पैसे दिए, वो कह रहे हैं 85% वो दे रहे हैं, राघव कह रहे हैं कि भाई 85% तो सिर्फ बुक्स में है। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। किशोर जी, की बात करी आपने। अभी आप राहुल गांधी का नाम चेंज का निकले। अरे आप ये झूठ बोल कर नहीं, यहाँ पे आम आदमी यहाँ फंसा हुआ है, वो कह रहा है कि भैया टिकट का पैसा कोई भी दो, मुझे तो घर पहुंचाओ और बताओ काम पर कब जाना है। नहीं, ये देखिए ना, देखिए सापरा साहब, गौरव प्लीज। राजीव रंजन जी, आपके पास जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या वो टिकट का पैसा दिया है, उन्होंने नहीं दिया है? देखिए, बिहार ने तो पहले ही कह दिया है कि 85% केंद्र सरकार दे रही है और जो 15% का किराया वो देंगे उसको रिम्बर्स करेगी राज्य सरकार, उन्हें क्वारंटाइन पूरा करने के बाद। देखिए, अब उस पर आपके पास समय कम है, मैं 2 बात जरूर महत्वपूर्ण बात करूंगा। बोलिए। पहली बात तो आप पार्टी को देख लीजिए, लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां उड़ी, शराब के दुकानों के बाहर किस तरह से कतारें दिखी, ये मौत बांटने वाली कतारें थी। और फिर गरीबों के पॉकेट से पैसे निकाल करके उन्हें कुछ ट्रेन का किराया दे करके प्रायश्चित भी हुआ और कई 100 करोड़ रुपए का इन्हें प्रचार भी मिला। ये जो तथाकथित पुण्य है इसका इन्होंने वो पार्टी है। दूसरी बात, कांग्रेस ने सोनिया गांधी ने कहा कि वो पैसे देंगी प्रवासियों के लिए, और ये सूरत में झंडा लेकर के इनके कार्यकर्ता पहुंच गए ट्रेन की वहां जी वही कराने के लिए, और वहां अच्छा साहब, लॉकडाउन की धज्जियां कहती है कि श्रमिक बिहार ये देश एक साथ मिलकर कैसे फैसले लेगा? ये देश एक साथ मिलकर कैसे फैसले लेगा? लोकल स्तर के फैसले कैसे केंद्र सरकार तक जाएंगे अगर हम इसी लेवल पे लड़ते रहेंगे? तो आम आदमी यही तो पूछ रहा है कि भाई साहब कोई बता दो काम पे कब जाना है। आप लोग अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। मैंने किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी इन पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो लड़ाइयां इस तरीके से चलती रहेंगी तो आम आदमी तो ये पूछ रहा है ना भाई कौन बताएगा हमें? बात कर रहे हैं, ये 56 इंच के सीने की बात कर रहे हैं। ये मौका नहीं है 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना हो, सोनिया गांधी की टिकट हो, आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा राज हो, सब कुछ हो, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि भाई साहब कौन बताएगा कि कैसे काम पर जाना है, कब जाना है। आपको शराब की कतारों में जो लोग दिख रहे थे उसमें अमीर लोग दिख रहे थे, जरूरतमंद लोग दिख रहे थे, कौन से लोग दिख रहे थे? अरे सिर्फ शराब की कतारों की बात नहीं है साहब, राघव। और फिर से ये पाप का जो प्रायश्चित इन्होंने किया, ये कमाल का शर्मनाक दृश्य था। आपने पाप का प्रायश्चित किया है, राघव ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये मैं पहले तो झूठ का पर्दाफाश करूं, आपके चैनल पर मैं ये न्यूज आर्टिकल एक हिंदी के बहुत जाने माने अखबार का रख रहा हूं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गुजरात से बिहार जाने वाली ट्रेन में जितने श्रमिक थे सबने अपनी टिकट का पैसा दिया, उनसे पैसा वसूला गया। ना केंद्र ने पैसा दिया, ना बिहार सरकार ने, ना गुजरात सरकार ने। होता क्या है कि और आपके चैनल पर लगातार दिखाया गया। नहीं, वो तो हमने खुद देखी रिपोर्ट्स। बिल्कुल। अब मैं जरा 2-3 चीजें रख दूं, आप इनका फेडर डाउन कर दीजिए क्योंकि ये नॉनस्टॉप चिल्लाएंगे। इनका झूठ पकड़ा गया, अब आप इनका फेडर डाउन कर दीजिए। मैं अपनी बात नहीं साहब, मैं राघव, मेरे सिर्फ इतनी बात है कि ये झूठ पकड़ा गया, झूठ नहीं पकड़ा गया, किसने क्या किया, इसमें आम आदमी को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन बताएगा काम पे कब जाना है। हमारा तो बेसिक सवाल था। मैं बता रहा हूं, देखिए मिलजुल कर काम हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन मिलजुल कर काम सच्चाई की नींव पर होता है।
अगर झूठ की नींव पर आप कोई इमारत खड़ी करेंगे तो इमारत ज्यादा समय नहीं टिक पाएगी। अगर आप कहें कि आप 85% श्रमिकों की टिकट का खर्चा केंद्र सरकार दे रही है, जो सरासर झूठ है, आप कह रहे हैं, अच्छा मोटे तौर पर मैं ये समझा कि अगर सब मिलकर काम करें तो फिर क्रेडिट लेने के लिए दौड़ न लगाएं। क्रेडिट लेने के लिए, राजनीति में क्रेडिट लेने की जब दौड़ लगती है तो फिर सब कुछ, सारा जो कंसेंसस है सब खत्म हो जाता है। सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं किशोर जी, अगर 85% केंद्र दे रहा होता तो मुंबई से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन का किराया 690 रुपए होता, मात्र 90 रुपए होता। केरल से मेरा देखिए, जाने वाली टिकट का किराया जब राजनेताओं से सवाल पूछो और वो हमसे ही सवाल पूछने लग जाएं तो मतलब कि वो जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं देना है। सवाल आम आदमी का ये कि भाई साहब आप लड़ रहे हैं, ठीक है, इतनी मोटी बात समझ में आई कि इसमें कंसेंसस तब बनता है, मिलजुल के काम तब होता है जब कोई एक क्रेडिट लेने ना दौड़े। अगर एक पार्टी बोले नहीं टिकट मैं ले रही हूं, दूसरी बोले नहीं 85% मैं दे रहा हूं, तीसरा बोले कि नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो असल मुद्दे का जवाब नहीं देना चाह रहे। जवाब चाहिए इस बात का, भाई कौन बताएगा कब जाना है काम पे। मोदी जी का वेट करें, उसके बाद तो फिर डीएम भी बताता है, उसके बाद तो कई जगह आरडब्ल्यूओ को बोल दिया गया कि आप बताइए डॉक्टरों को आना है नहीं जाना है, कई जगह तहसीलदारों को बोल दिया गया। अरे भाई काम पे कब जाना है, कौन बताएगा, ये सवाल है, इसका जवाब कब मिलेगा? सुलगता सवाल।